बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज मंडे का दिन है। नॉर्मली मंडे का दिन स्लो होता है, एज आई ऑलवेज से कि आपको थोड़ी एनर्जी गैदर करनी पड़ती है आफ्टर अ वीकेंड कि आप ऑफिस जाएं, काम पे जाएं या सुबह उठकर अच्छे मूड के साथ कोई काम करें। और इसके लिए आपको चाय चाहिए होती है। अगर चाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको चाय मिल जाएगी। मेरी चाय आ गई है और हम आपको सुबह सुबह, आपको पता है, शो के अंदर पॉलिटिकल डिस्कशंस भी करते हैं, सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, कुछ अच्छी खबरें होती हैं, कुछ बुरी खबरें होती हैं। जब आपको सुबह सुबह एक डेली डोज होता है ना न्यूज़ का, वो देने की कोशिश करते हैं। हुकूमती सतह पर जी, एक तरफ तो हुकूमत इस हफ्ते में आईनी तरामीम लाने का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की नज़रसानी की अपील की समाअत भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक आ भी जाता है तब भी हुकूमत को सेनेट में चैलेंज दरपेश होगा, क्योंकि सेनेट में जो आईनी तरमीम का मामला है उसको पास करवाने के लिए हुकूमत को हर सूरत मौलाना की हिमायत हासिल करना होगी। मगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमत का साथ देने पर फिलहाल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मौजूदा पार्लियामेंट के पास मैंडेट नहीं है कि वो किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करे। अदालती ढांचे में जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं वो अवामी मफाद में नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ ये जो मामला है डिस्कशन में भी आ रहा है, बात भी हो रही है और ये कशीदगी भी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब जी, तहरीक इंसाफ ने जो अपनी जलसों की स्ट्रैटेजी है उसको एहतजाज में तब्दील कर दिया है। 2 अक्टूबर को फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी एहतजाज का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो आपको पता है कि बड़े आजकल खबरों में इन भी हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि जी सियासतदानों को सियासत के फैसले करने दें, इदारे बीच में ना आए। कोई गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और ये क्या होगा इस सारे सिलसिले में, लेकिन पहले जो आईनी तरमीम का मामला है इस पे हम कमेंट लेंगे और ओवरऑल पीपल्स पार्टी की सियासत पे और इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है उस पर बात करेंगे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, और उसके साथ से सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, नैयर हुसैन साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ले जो मैं अभी आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रही थी, इसमें मौलाना फजलुर रहमान की आज एक बहुत बड़ी जो खबर भी लगी हुई अखबार में। उन्होंने कहा है कि जी ये जो पार्लियामेंट है और ये जो इतनी बड़ी तरमीम करवाना जो है पार्लियामेंट के अंदर, ये नाइंसाफ़ी है। नए इलेक्शन करवाए जाएं। और जिस तरह से हुकूमत होपफुल थी कि पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम को लेकर जिस तरह से वो रेलिवेंट थे और उनके मामला थे, उस पर भी बात करेंगे। नैयर साहब से हमारा रब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ माजरत के साथ आपको टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़े, बट स्टिल आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो हम आईनी तरमीम का मामला है, सबसे पहले तो इस पर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील की समाअत तो होनी है, लेकिन अगर ये फैसला हक में आ भी जाता है तब भी पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर इनफैक्ट जो चैलेंज दरपेश होगा हुकूमत को। शुक्रिया। एक तो मैं आपका क्वेश्चन बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सका। प्रोबेबली आप आज जो प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो रिव्यू पिटीशन है, गालिबन उसके बारे में बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ कि अगर फैसला हक में आता भी है तब भी पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स या सेनेट के अंदर नंबर्स पूरे करने के लिए चैलेंजेस हैं। देखिए, बुनियादी बात है कि ये रिव्यू इसलिए फ़ाइल किया गया कि आर्टिकल 63A उसमें जो रीराइट किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो फिर जो नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजन थी उसको तो इनफेक्टिव करके रख दिया था बंदयाल साहब की कोर्ट ने, कि कोई बंदा जो डिसएग्री करे अपनी क़यादत के साथ ऑन प्रिंसिपल्स ऑन इश्यूज़, और वो अगर वोट उसके ख़िलाफ़ देता है तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो फिर नो कॉन्फिडेंस का मकसद क्या हुआ? तो ये इख्तियार किसने दिया अदालतों को कि वो आइन को अमेंड करें? और फिर ये तो दोहरी सज़ा होगी। एक तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, डी सीट भी हो जाए, दूसरा उसका वोट भी काउंट ना हो। तो ये रिव्यू है, इसलिए मैं समझता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट को री एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो इंटेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स की उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। ठीक है, फ्रेमर्स के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छा जी, फैसला तो चले ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान इस हवाले से नैयर साहब बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंड पे कायम है। वो कह रहे हैं कि जी हम इस किसी भी सूरत आईनी तरमीम के मामले में हुकूमत का साथ नहीं देंगे और सेनेट के अंदर नंबर पूरे करने के लिए मौलाना साहब का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जी, नेशनल असम्बली में भी हम समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मीटिंग्स हुई मौलाना साहब के साथ और फिर एक डेलीगेशन मिला मौलाना साहब को जिसमें मैं ख़ुद शरीक था और फिर जो उनकी कमेटी थी जो उनके लीगल एक्सपर्ट्स थे उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो है वो उनको बताई और वो अपनी क़यादत के साथ डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली ये मीटिंग आज प्रॉबेबली उनकी जो लीगल टीम है उसके साथ आज हो जाए या कल हो, तो हम जब फाइनलाइज करेंगे आपस की कमेटी लेवल पे तो फिर क़यादतें मिलेंगी। तो मौलाना साहब की मुलाकात जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से होगी। फाइनल डिसीजन इन दोनों का होगा कि कौन सी अमेंडमेंट्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी टेबल करनी है। वो जो आर्टिकल्स अमेंड करने हैं उसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन इन दोनों क़यादतों का होगा। ठीक हो गया। नैयर साहब, अभी आपने खुद भी बात की कि आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे जो पहले हुई थी और पार्लियामेंट के अंदर भी जिससे हमने देखा था ये तरमीम का मामला हुआ तो पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की थी। लेकिन क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के, जो कि कुछ उन्होंने जाहिर भी किए हैं, लेकिन जिस पे आपने कहा कि अब क़यादतों की मुलाकात होगी और जो आपस में डिस्कशन करके एक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आपको लगता है कि मौलाना साहब फ्लेक्सिबल होंगे इस मामले को लेकर, जिस पे अभी आज अखबार में भी खबर थी कि वो कह रहे हैं कि जी नए इलेक्शन कराएं, ये जो तरमीम का मामला है और ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए? देखिए, मीडिया को भी मुतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। अभी आर्गूमेंट्स कबल वक्त करना मुनासिब बात नहीं है। अभी पार्लेस जारी हैं, अभी डिस्कशंस जारी हैं, गुफ्तगू शनीद है पोलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई आम सी अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेशन नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी रखी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रॉडर कंसेंसस पे बिलीव करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन दिया तो कंसेंसस दिया, 18th अमेंडमेंट दी, कंसेंसस दी। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातें इसमें शरीक हों, अपना इनपुट दें। और अमेंडमेंट्स क्यों की जाती है? हालात व वाक़यात जब तकाज़ा करते हैं कि आइन में अमेंडमेंट्स हो या कानून साजी में अमेंडमेंट्स हो तो ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। और मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने बिल्कुल जो ये कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पे उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। ये 2006 में हमने चार्टर किया, उसमें फिर इन जमातों ने भी उसमें इसको एंडोर्स किया था। तो हम समझते हैं कि आज की जो हालात है उसका तकाज़ा ये है, आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होनी चाहिए और उस पर बाकी इश्यूज़ जो है वो भी आपस में बामी मुशावरत से तय होंगे। और हम होपफुली समझते हैं कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ बिल मूव किया जाएगा। ठीक है, आपके मुताबिक कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी डिस्कशंस होंगी, लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स का मामला हुआ तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से नैयर साहब बहुत जल्दबाजी में ये फैसले या इस तरह की तरमीम लाने के हवाले से जो कह लें बहुत फौरी इक़दामात का या बहुत पैनिक के अंदर इस चीज़ें की जा रही थी, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, मौलाना हों, सब ने एतराज़ात किए थे कि जल्दी किस बात की है और क्यों इतनी जल्दी का मुजाहरा किया जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई ये बहुत, जब इसको पेश किया गया था इन तरमीम के हवाले से सजेशंस को, तो इसमें बहुत जल्दबाजी की गई? देखिए, यह माजी में जो हुआ जो हो गया, अब मुस्तकबिल की सोचें कि मुस्तकबिल में पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डिस्कशन और पार्लेज हैं वो जारी हैं कि नहीं है। माजी को अब उसको डिस्कस करने का बड़ा बेसूद होगा, मैं नहीं समझता हूँ को मुनासिब बात है।
ठीक है, पीपल्स पार्टी अब क्या सोचती है जी मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर? जैसे आपने कहा कि अब माजी की बातें तो जाहिर है मेयर साहब कहीं ना कहीं आई जाती हैं, अभी जो मौजूदा तहरीक इंसाफ जिस तरह से अपने जलसों को एहतजाज में तब्दील कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से आपके चेयरमैन भी बार बार कहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, उसके लिए क्या आप लोग भी इनपुट दे रहे हैं? क्योंकि इस वक्त दोनों साइड से स्टांस बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है। देखिए जी, पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करना चाहिए। पीटीआई की क़यादत को भी एक सेन एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। सियासत इस तरह नहीं होती और उनके मौक़े में कभी कंसिस्टेंसी नहीं रही। बहरहाल हम समझते हैं कि उनकी प्रेजेंस है पार्लियामेंट में और मौलाना क्योंकि अपोजिशन में है, वो अपोजिशन में है, तो ये ज़िम्मेदारी मौलाना साहब की और मौलाना साहब की उनके साथ गुफ्त शनीद भी जारी है। होपफुली जो हमारी डिस्कशन होगी मौलाना साहब के साथ या जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उस पर मौलाना साहब उनके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। ब्रॉडर कंसेंसस के साथ ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल भी किया था आपसे, क्योंकि जाहिर है इस वक्त तहरीक इंसाफ जलसों को एहतजाज में कन्वर्ट कर रही है और मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा तोल पकड़ रही है। क्या समझते हैं इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर क्या बेहतरी आ सकती है विद ऑल द पार्टीज ऑन द सेम पेज? मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। ठीक है, I can't understand what you are saying. ओके, मुझे चले ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से भी बात करेंगे। इजराइल और लबनान के दरमियान एक दूसरे पर बमबारी का सिलसिला जारी है। इजराइल की जानिब से अब लबनान के शहरी इलाकों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। जुम्मे के रोज़ हिजबुल्लाह के जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स पर बमबारी के दौरान जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी समेत जो हिजबुल्लाह के जनूबी फ्रंट के कमांडर है वो भी शहीद हुए। बड़ी अफसोसनाक खबर थी ये, जिस पर पूरी दुनिया से इजहार अफसोस और रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला अभी तक जारी है। ईरानी सदर ने कहा है कि अमेरिका हसन नसरुल्लाह के कत्ल में मुलव्विस है, होने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अमरीकी सदर ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से जो इंसाफ का अमल है वो पूरा हुआ है। ये अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है और हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार थे, ऐसा भी अमेरिका ने कहा है। हिजबुल्लाह सरबराह की मौत से जी हज़ारों अमरीकी, इजराइलियों और लबनानी शहरियों को इंसाफ मिला है। अमेरिका का ये सब जो स्टांस है इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही लबनान में फंसे जो पाकिस्तानी ख़ानदानों के हवाले से भी बात करेंगे जो ज़मीनी रास्ते और परवाज़ें बंद होने के बायस बैरूत में फंसे हुए हैं। इस हवाले से हुकूमती मदद के मुंतज़िर भी हैं। हमारे साथ शाज़िया अनवर चीमा साहिबा मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो लबनान और इजराइल वाला मामला है और इसमें हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत है उसके बाद तब पूरी दुनिया में जहाँ रिएक्शन भी दिया जा रहा है वहाँ पर अमेरिका की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना आप क्या समझती हैं? अमेरिका की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना तो बहरहाल उसका ये मतलब है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका तो बहुत अरसे से हसन नसरुल्लाह को रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन 30 साल हो गए। हसन नसरुल्लाह के जो प्रेडिसेसर थे उनको भी इसराइलियों ने शहीद किया था और 32 साल के बाद हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया और अमेरिका बहुत अरसे से उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका की खुशी से या वेस्ट की इस वक्ती जो यूफोरिया है उससे हकीकत नहीं बदल सकती है। इवन हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करने के लिए भी 7 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनको बम्बार्ड किया गया है। तो हम हसन नसरुल्लाह, उनकी बेटी और उनके कमांडर्स का जिक्र तो करते हैं, वो 7 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स अगर आप समझें
कितने इलाके में होंगी, उनके अंदर कितनी फैमिलीज होंगी, कितने बच्चे होंगे, कितनी औरतें होंगी, कितने लोग होंगे, तो उनका तो शुमार ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है हिजबुल्लाह पे। अब देखना ये है कि हिजबुल्लाह इसमें से कैसे निकलते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ समथिंग कैन नॉट ब्रेक यू इट मेक्स यू स्ट्रांग। तो एक बहुत बड़ा अटैक तो है, पहले फवाद शुक्र का असैसिनेशन होती है, फिर इब्राहिम मकील की होती है पिछले हफ्ते, उसके बाद हमास के लीडर जो निगोशिएटर हैं इस्माइल हानिया की हो जाती है। अब मसला ये है कि इसराइल कब तक ये जो है वो करता रहेगा कि ईरान इस जंग में वाज़े तौर पे शामिल हो जाए और ये एक ब्रॉडर जंग बने जिसके अंदर अमेरिका बहरहाल पार्टी है, हर तरह की सपोर्ट, इमदाद, सब कुछ इसराइल को फराहम करने के लिए। वहाँ पे जितने भी बच्चे जो हैं वो डिकैपिटेट हो रहे हैं, जिनके बच्चों जो हैं वो उनकी आधी जली हुई लाशें जो है वो मिल रही हैं, ख़वातीन जो है उनका और इवन मर्दों जो है सबके साथ ज़्यादती, गैंग रेप हो रहे हैं, ये सब कुछ अमेरिका की एमा पे, उसकी सपोर्ट से, वेस्ट की सवाबदीद पे, उनकी इजाज़त से हो रहा है। और अब ये इसराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अमेरिका का अगला इलेक्शन होना है और नया प्रेसिडेंट होना है, उसके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में कोई ऐसी ब्रॉडर वॉर करना चाहता है जिसमें ईरान को शामिल कर लिया जाए। और जब ईरान शामिल हो जाएगा तो वो एक ब्रॉडर वॉर होगी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, और उसमें ईरान जो है वो रिस्ट्रेन की पॉलिसी पे है कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो पेशगियान की इनॉग्रेशन पे इस्माइल हानिया जो है वो कैपिटल, ईरान के कैपिटल में तेहरान में उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन वो एक एडल्ट की तरह जो है जैसे बिहेव कर रहे हैं कि हमने एस्केलेट नहीं करना, हमने रिस्ट्रेन की पॉलिसी पे चलना है। लेकिन आप कब तक एस्केलेट नहीं करेंगे? क्या अब रिसेंट जो है वो हसन नसरल्लाह का मर्डर जो है वो इस बात को बताता नहीं है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है? आपको बहुत पहली असैसिनेशन पे ही कुछ सोच लेना चाहिए था। ये तो कहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसके बाद अब अगली बारी किसकी है? और मुसलसल बैरूत पे बमबारी हो रही है। कल रात जो है वो यमन पे बमबारी शुरू कर दी है इसराइल, और उसमें भी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे, वहाँ पे जो एनर्जी सेक्टर है उस पे हो रही है, पोर्ट पे हो रही है। तो मसला सिर्फ ये है कि नेतन्याहू इस जंग को बढ़ाना चाहता है, और इस जंग को बढ़ाने के बाद वो सफ़ाए हस्ती से 3 चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, ईरान को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और तब उसको लगता है कि ग्रेटर इसराइल का मेरा ख्वाब पूरा होगा। अच्छा, अगर मैं शादी साहिबा माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी इट सीम्स लाइक देयर इज़ नो लिमिट, कोई बाउंड्री सेट नहीं है। बाउंड्रीज का वर्ड तो अब इसराइल के लिए मेरे ख्याल से एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस तरह से बच्चों को, ख़वातीन को हम देख रहे हैं वहाँ पे उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, और देयर इज़ नो एंड टू इट, इट सीम्स लाइक, क्योंकि अभी तक कहीं भी ऐसी जगह जंगबंदी के मामलात को देख के, या वैसे भी बात की जाए इंटरनेशनली जिस तरह से हम देख रहे हैं सुपर पावर्स इसको ट्रिगर करने में रोल अदा कर रही हैं, इसका कोई एंड तो होना चाहिए। कब तक इस तरह से मामला चलते रहेंगे? और इसमें आप जैसे कह रही हैं कि ये ब्रॉडर जंग को हवा दे रहे हैं, और ये आलमी जंग या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो खत्ते के तमाम ममालिक के लिए जंग किसी सूरत भी जो कह लें जो कि उसका नुकसान ही नुकसान है, उसका किसी को कोई प्लस पॉइंट हासिल नहीं होगा। जंग जो है वो बहरहाल उसका तो कभी भी किसी भी ज़माने में कोई फायदा जो है वो किसी को हासिल नहीं हुआ। हमारा इस वक्त मसला ये है कि वो मुल्क जो लिबरल डेमोक्रेसी का, ग्लोबल सिटीजनशिप का और ग्रेटर ह्यूमैनिटी फॉर द ग्रेटर गुड के लिए, ग्रेटर फ्यूचर के लिए, कलेक्टिव फ्यूचर की बात करते हैं, और हमें ये राग सुनाते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं बातों की बुनियाद पर उन्होंने इराक को, लिबिया को बम्बार्ड करके लेवल प्लेन कर दिया, वहाँ पे कि लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वगैरह वगैरह।
आज वही जो है तमाशा देख रहे हैं। ना सिर्फ ये कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बाय स्टैंडर्ड हैं, बाकायदा अमेरिका जो है वो हर पहलू पे उसमें साथ है, उसकी पूरी सपोर्ट है और सपोर्ट एंड दैट्स रॉन्ग। और ये मैसेज कोई अच्छा नहीं जा रहा। सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग दिन के हवाले से भी बात कर रहे हैं और टॉपिक के हवाले से भी, बिकॉज पॉडकास्ट आजकल हर कोई कर रहा है। लेकिन अच्छी पॉडकास्ट कौन कर रहा है ये भी हम बात करेंगे। और आज दुनिया भर में जी पॉडकास्ट का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 2004 में जी जो पॉडकास्ट की एक टर्म है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हुई। मुतारिफ होने के बाद ये मीडियम बहुत तेज़ी से फैला और इसमें ये इंटरव्यू बेस्ड कह लें, डिस्कशंस या मुख्तलिफ चीज़ों को या मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। और अब बहुत सारे एक्टर्स हों, एंकर्स हों, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट के दौरान जो डिस्कशंस हैं, हेल्दी डिस्कशंस हैं। और आज मैंने एक ना, हमारे जो गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं, तो मैंने उनसे ऑफ एयर ही कह दिया, मैंने कहा मैंने एक सवाल करना है, वो ये कि वाई एवरी पॉडकास्टर इन आवर कंट्री वांट्स अ कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट। हर एक को अपनी पॉडकास्ट में से एक क्लिप ऐसा क्यों चाहिए कि वो वायरल हो सके और उसमें कोई कंट्रोवर्सी हो। इस पे भी आज हमने बात करनी है। लेकिन ओवरऑल हम कंटेंट इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे कि कितना अच्छा ये आइडिया है कि आप इंटरव्यू बेस्ड डिस्कशंस कर रहे हैं। हमारे साथ अहमद फौजान मौजूद हैं, बड़े मशहूर पॉडकास्टर हैं। इनसे हम आप इनको उनके डिजिटल पे फॉलो तो करते होंगे। हमने सोचा कि आज इस दिन के हवाले से अहमद फौजान से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो एक पॉडकास्टर के आगे बैठ के इंटरव्यू करना इटसेल्फ ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि बिकॉज ये लोग भी बड़े ना घुमा फिरा के सवाल करते हैं। सो हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है आपका पॉडकास्ट वाली जो सीरीज़ है आप मुसलसल कर रहे हैं जो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस पे पॉडकास्ट, स्पेशली अगर आपके कुछ लोगों को समझने के लिए कि पॉडकास्ट में इंटरव्यू में फ़र्क क्या होता है, तो आई थिंक पॉडकास्ट के अंदर बड़ी कैजुअल जो डिस्कशन होती है, बड़ी दिल की बातें होती हैं और एक कैजुअल वे के अंदर, इनफॉर्मल वे के अंदर गेस्ट भी आते हैं, बहुत से ख्यालात होते हैं, डिस्कशन होती है, तो उससे ऑब्वियसली लर्निंग बहुत सारी होती है, मेंटल ग्रोथ बहुत सारी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है आपके सवाल सुन के भी। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो लास्ट गुज़िश्ता 2-3 सालों से मैं जा रहा हूँ ये मॉर्निंग शोज़ में ना, तो हर चीज़ की एवोल्यूशन होती है। इसके अंदर ये एवोल्यूशन बहुत आगे आई और आपने बड़े मेच्योर क्वेश्चन कुछ उठाए हैं। गुज़िश्ता साल हमसे ये पूछा जाता है कि पॉडकास्ट की डेफिनेशन क्या है। अब सबको पता है क्या डेफिनेशन है। अब आपने बड़ा अच्छा उसके अंदर बताया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। आई थिंक और पॉडकास्ट की वायरलिटी और पॉपुलैरिटी की भी वजह यही है हमारी इस कंटेंट इंडस्ट्री में कि इंटरनेट जब भी किसी सोसाइटी में जाए तो सबसे पहले वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रही होती है, वहाँ पे सिर्फ प्रैंक्स और रोस्टिंग और व्लॉग्स और एंटरटेनमेंट ही हो रही होती है। उसके बाद जब मज़ीद थोड़ी मैच्योरिटी आती है, मज़ीद थोड़ी सी इवॉल्व करता है, तो इंफोटेनमेंट हमारे सामने आती है, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का मिलाप। और उसके बाद फिर वैल्यू बेस्ड कंटेंट की जो बारी आती है, इस पर अभी हम इस वक्त हैं। तो पॉडकास्ट भी जो है वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट की एक बेहतरीन फॉर्म है और हमने इवॉल्व की है। और इसमें थोड़े से लेट थे क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी, आपको पता है, एक चंद साल बैन रही। लेकिन ये है कि हम बहरहाल उस जगह पे पहुंच गए हैं और एक मैच्योर और एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट की बहरहाल एक कंपटीशन है। तो आई थिंक मज़ीद जब इवॉल्व करेंगे तो मज़ीद तथहीर हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली अभी भी हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स देख रहे हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। मैं कुछ फॉलो भी कर रही थी और मैं देख भी रही थी, सोशल इश्यूज़ हों, हेल्थ रिलेटेड हो या वैसे भी आजकल मुझे लगता है मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। और गर्ल्स या विमेन के हवाले से मैं बात करूँ, बहुत वोकल भी हो रही है विद टाइम। और यू थिंक कि 2004 के बाद अब से, जैसे आपने कहा यूट्यूब बैन भी रही, एक ऐसा टाइम पीरियड रहा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई फॉर गुड एंड फॉर बैड एज वेल। ये जो इवॉल्व होने के टाइम में बहुत सारे एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमें इस सिनेरियो में मिले, जिसमें मैं एक कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ कि हमने देखा है फौजान के जितने भी एक्टर्स हैं या लोग हैं, जब वो इस तरह का कोई आइडिया बना रहे होते हैं, दे ऑलवेज वांट कि हमें इसमें से ये स्पेसिफिक कंटेंट तो निकलवाना ही निकलवाना है। आपने जब स्टार्ट किया था, डू यू हैव दैट आइडिया या थॉट प्रोसेस? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आइडिया तो हम इस तरफ आते ही ना, उसके लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो पॉडकास्ट जो है वो तो बिल्कुल एक प्योर एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट की तरफ आते हैं। और आपने कहा कि अपनी इवॉल्व किस तरह किया है, पहले क्या कुछ होता था। आपने देखा होगा जब यूट्यूब यहाँ नई नई थी, कंटेंट इंडस्ट्री बिल्कुल अपने अवाइल के अंदर थी, तो बहुत से व्लॉगर्स हैं वो प्रैंक्स करते थे, रोस्टिंग करते थे और बहुत सारी और किस्म की खुराफात थी जो कि सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं थी। लेकिन आज उनमें से बहुत से लोगों की छांटी हो गई। आज उनको यूट्यूब पर नज़र नहीं आते, आज ना उनको लोग देखते हैं ना वो खुद
कंटेंट बनाते हैं क्योंकि उनमें रिस्पांस नहीं था। तो ये सबसे जो बेहतरीन आई थिंक जहाँ वो ऑडियंस है वो खुद ही छांटी कर लेती है, स्पेशली जब उस पर डिस्कशन होती है, बार उनको कॉल आउट किया जाता है। तो बहुत से जिनके आप लोगों ने अपनी निशानदेही है वो इस टाइम सरफेस पे मौजूद नहीं है, उसके जो जिन लोगों ने उनको रिप्लेस किया है वो बहुत बेहतर लोग हैं। वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो हेल्दी डिबेट्स कर रहे हैं, वो डीप डिस्कशन के अंदर जा रहे हैं, वो डीकोड कर रहे हैं और वो कुछ डिस्कशन निकाल रहे हैं। और वो ऑडियंस खुद भी सवाल पूछती है कि एक ब्लॉगर है, इसकी सुबह शाम की रूटीन देख के मुझे क्या फ़ायदा है, मैं इसको देख कर क्या करना है, इसकी फैमिली देख के या कंट्रोवर्सी देख के। वो 2-3 इंटरव्यूज में पता लग जाता है कि 2-3 पॉडकास्ट में पता लग जाता है कि कौन सा क्रिएटर जो है वो किस इंटेंशन से बैठा हुआ है। तो आई थिंक ऑडियंस का रोल यहाँ बड़ा अहम है, उसके फीडबैक का और उसकी परसेप्शन मैनेजमेंट का। तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, ऑडियंस की आपने बात की है, मैंने ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारी ऑडियंस को भी एक आदत हो गई है एक स्पेसिफिक तरह के कंटेंट की। उन्हें भी मसाला चाहिए क्योंकि हमने विद टाइम उनको वो दिया है और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं जब भी वो कोई चीज़, इवन न्यूज़ चैनल्स या हम टीवी पे बैठ के अगर मॉर्निंग शोज भी कर रहे हैं, दे वांट समथिंग स्पाइसी, उन्हें कुछ चाहिए। और वो इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अगर आप उनको कोई हेल्दी डिस्कशन या कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं कहते हैं इट्स बोरिंग, इट्स बोरिंग। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्रिएटर एंड पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। क्रिएटर एंड के ऊपर भी जब एक बंदा कोई अच्छा कंटेंट बनाता है, हेल्दी पॉजिटिव, जिससे वैल्यू हो, फुल रिसर्च भी उसमें डालता है और फील्ड में निकलता है, रिसर्चर हायर भी करता है उसका पूरा, लेकिन उसका वो रिस्पॉन्स नहीं है जो कि एक डेली व्लॉगर का अपनी फैमिली और उछल कूद दिखा के आ जाता है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन इस पर बहरहाल हेल्दी साइन ये है कि पॉडकास्टर की तादाद बढ़ रही है और दूसरे वालों की तादाद कम हो रही है और ऑडियंस बहरहाल जज कर रही है, ऑडियंस देख रही है और मेरा ख्याल है एवोल्यूशन मजीद आ रही है और मजीद आती चली जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने फेलो क्रिएटर्स को ज़रूर एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये वीडियो, आप भी बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हैं, बहुत एक्टिव हैं, वीडियो मेकिंग इतना मतलब ये सेंसिटिव काम है, इतना ये कि हम चले जाएंगे हमारी वीडियोस रह जाएंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आइंदा आने वाली नस्लें इसको देखती रहेंगी, ये हमारे लिए सदका जारिया या गुनाह जारिया भी बन सकता है। हमने कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छोड़ गए और आज हम उनको सुनते हैं, उनसे इस्तेफादा करते हैं। तो ये सिर्फ आज और कल की हमारी इकॉनमी या हमारे फेम के लिए चीज़ नहीं है, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। इसको ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखना चाहिए और इसका बहुत आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है हमारे अपने ऊपर भी और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर भी। तो फेलो क्रिएटर्स जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा, हरकतें, आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग पर्सनल, बट मैंने जो हम डिजिटल के ऊपर, माई नेफ्यू वॉज वॉचिंग सम व्लॉग्स एंड जो उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल था, जो वो कंटेंट दिखा रहे थे, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, अपने मतलब एवरीथिंग, you don't have to be so much open on social media on digital platforms just to be viral and stay relevant. अब ये जो विद टाइम लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हम डेवलप कर रहे हैं फरजान, इस तरह की चीज़ों को लेकर, इवन बहुत सारे यंग बच्चे उन व्लॉगर्स को फॉलो कर रहे हैं और वो उनको देख के उन्हीं के लैंग्वेज में उसी तरह की बात करते हैं, कॉपी करते हैं। और जो वो स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उनको गाड़ियाँ घर दिखा के बच्चे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, दे एक्चुअली आस्क अबाउट सच कंटेंट कि हमें ये वाला कंटेंट एग्जैक्टली ऐसे ही। बच्चा भी स्कूल जाना शुरू नहीं करता, वो अपनी अम्मा और अब्बा का मोबाइल पढ़ के हेलो गाइस पहले कर रहा होता है और वो पूरे घर के अंदर और अपनी जो है बिल्कुल प्राइवेट चीज़ें जो है वो पब्लिक भी कर देते हैं। कई पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि गलती से किसी का व्हाट्सएप स्टेटस लग गया इंतहाई प्राइवेट चीज़ों का, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और ये वाकई आपने बिल्कुल ठीक किया, बड़ा ख़तरनाक है। और ये मतलब ये गाड़ियाँ दिखाना है, शो ऑफ करना है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इसका क्या इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, अब फरजान जब अपने पॉडकास्ट के हवाले से बताएं, बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ किए होंगे, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन की होगी, जो एक वन ऑफ द बेस्ट या मेमोरेबल आपकी एक पॉडकास्ट हो जो आपको लगता है जिसमें आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, आपने जो गेस्ट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था? हर वैसी पॉडकास्ट जिस पे तैयारी ना करनी पड़े, जिस पे तैयारी करके बैठे ना, जिस पे तैयारी करके बैठे बहुत लंबा मेरा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा नहीं होता। लंबे चौड़े सवाल बंदा फिर मतलब सवाल लिखे हुए हैं कि इसका ये है, पूरी रिसर्च की हुई है, सवाल पूरे लिखे हुए हैं, तो उस पर बंदा यही सोचता रहता है कि मैंने सवाल क्या लिखा था। जब एक कैंडिड डिस्कशन जब होती है ना, तो उसमें बड़ा, जिस तरह भी आप बातचीत करनी है, आपने एक दफ़ा भी नीचे नहीं देखा, तो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो बहुत अच्छी रहती है। मारिया भी के साथ बहुत अच्छी हमारी हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी किया था। वो खुद उसके हवाले से बहुत पैशनेट थी, उन्होंने सुबह सुबह बुलाया था, मॉर्निंग शो के टाइम पर बुलाया था उन्होंने, वरना वुमन वाई रात में होती है। इसके अलावा एक राहुल हसन साहब के साथ बहुत अच्छी हुई थी, उन्होंने बहुत पॉडकास्ट में आके बहुत से लोग खुल जाते हैं। असल में बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जो है वो अपनी
उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, उसमें सेंसरशिप भी होती है। मैंने आपकी अलीना फारूक शेख वाली देखी थी एंड दैट वाज लाइक शी इज माय फ्रेंड टू, और मैंने उसकी पॉडकास्ट लिटरली बहुत एंजॉय की थी बिकॉज़ द डिस्कशन। हाँ, उनकी भी वो डेब्यू पॉडकास्ट थी और हमारी पॉडकास्ट की खास बात है हमने कई लोगों का डेब्यू करवाया है। वो पहली बार हमारी पॉडकास्ट में है, उसके बाद से वो बाकी बहुत सारी पॉडकास्ट में गए। तो ऐसे अलीना और बाकी बहुत से लोग जो है ना वो पॉडकास्ट में खुल के, क्योंकि वो डेली टीवी पे आती हैं लेकिन अपने ख्याल का इजहार करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो पॉडकास्ट का माइक जब सामने आ जाए ना, फिर वो अपने आप को बहुत मुश्किल से रेजिस्ट कर पाते हैं, फिर अपने दिल के अंदर के ख्यालात भी वो निकालते हैं कंफर्टेबल होके, और बहुत सी ऐसी बातें जो वो रोज़मर्रा में महसूस कर रहे होते हैं। तो पॉडकास्ट पे आके बहुत से लोगों ने अपने थॉट जो भी होते उनके थॉट बिहाइंड थिंग्स होते हैं वो शेयर करते हैं कि वो इस तरह कैसे पहुँचे हैं। तो BTS होते हैं वो शेयर करते हैं, अपने पीछे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का आपने जिक्र किया। मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं उनको शेयर करना आसान काम नहीं होता, उसके बारे में बात करना जो है वो बिल्कुल It takes a lot of courage, you know. जी हाँ बिल्कुल। अलीना ने जो बातें की थी वो भी पॉडकास्ट पे ही हो सकती हैं, वो जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पर तो नहीं हो सकती। तो वो भी बिल्कुल पॉडकास्ट पे हुई, और बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी बड़े सोच की और दिल की अंदर की बातें जो कि पहले से वो सोच कर नहीं आए थे, पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशन ने उनको लीड किया कि वो ये पॉइंट बोलें, और वो उन्होंने बोला, वो उन्होंने इजहार किया और बहुत वायरल भी किया और लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। अच्छा, आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बनाने, जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला जो कंटेंट है या ये वाला जो बंदा पॉडकास्ट कर रहा है इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, हेल्दी है, या कोई फेवरेट होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम लाहौर से ही बात करें तो दो मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा कि योन पॉडकास्ट से बड़े कम ही वक्त में उन्होंने, उनकी खास बात है कि उन्होंने गेस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं रखी। हम लोग गेस्ट ढूंढ रहे होते हैं बहुत से लोग, तो वो 3 से 4 लोग आपस में टॉपिक अच्छा डिसाइड करके ना उसको बड़ी वेल रिसर्च तरीके से बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर दे रहे होते हैं। इसके अलावा हाफिज़ अहमद साहब हैं यहाँ पे, बड़ी कंसिस्टेंसी से, उनका ई-कॉमर्स का बैकग्राउंड था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया, बड़ा चैलेंज दिए और बड़े अच्छे कंसिस्टेंटली उनको बड़े प्रोफेशनली जो है ना वर्क एथिक्स उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो बड़ा इंस्पायर करते हैं। उन्होंने गेस्ट को बुलाया भी और बहुत सारी बातें, मतलब वो भी बहुत से गेस्ट को पहली बार लेकर आए हैं और बड़ा अच्छा। हाफिज़ साहब ने बल्कि ये ट्रेंड दिया कि पॉडकास्ट में डिस्कशन होने वाली जो है ना वो अगले दिन मैगजीन्स में और न्यूज़ चैनल्स पे और अखबारों में लग रही होती है। तो उसके बाद से जो बहुत से लोगों ने किया भी और अगेन वो वायरल हो रहा होता है। वायरल होता है। अच्छा, अब न्यूज़ चैनल, जाहिर है हम जब भी बात करते हैं टीवी चैनल्स की, बट टाइम डिजिटल ने जब से टेक ओवर किया है, लोग कह रहे थे कि जी अब न्यूज़ चैनल या टीवी कौन देखेगा, बट अब टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स ने भी पॉडकास्ट के आइडिया को लेकर आगे चल रहे हैं। इसको आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, इसको परसू किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पे जो लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर खत्म हो गया, चैनल खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बहरहाल यही जगह है जहाँ पे आप लोग सुबह सुबह उठ के बैठे हुए हैं, कैमराज हैं और रिसर्च करके बैठे हुए हैं, क्रिएट तो यहीं पे हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि ये वायरल जो है वो टीवी पे होना है या डिजिटल पे जाना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो सोशल मीडिया के बहुत से लोग हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट क्रिएट करने का जो अमल है उसको अंगेज करना कोई आसान काम नहीं है। आप समझती हैं इस बात को, कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको वर्क एथिक्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनलिज्म चाहिए होते हैं, उठ के आपको पूरा उसका एक मैकेनिज्म, एक थॉट प्रोसेस। तो चैनल्स जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन चैनल से एक गुजारिश है कि वो पॉडकास्ट के फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करें। उसी इंटरव्यू के अंदर पॉडकास्ट के माइक को लगा के उसको पॉडकास्ट का नाम ना दें, क्योंकि पॉडकास्ट एक फॉर्मेट का नाम है, एक कैजुअल वे के अंदर, एक इनफॉर्मल वे के अंदर। ये आप देख रही होंगी कि बहुत से जो एंकर्स हैं वो रूटीन के अपने शोज़ करते हैं, उन्हीं जो इंटरव्यूज़ के आगे जो है वो चैनल्स ने माइक लगा के वो तजुर्बा करना शुरू किया है। कुछ अच्छी भी कर रहे हैं। आई थिंक आपके यहाँ भी शायद नहीं हुई, जब आप लोग करेंगे तो हमारी पॉडकास्ट हो रही है। वी हैव स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट। हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, हमारे वी हैव मैंने भी वो देखा नहीं है, जो मैंने पिछली वाली बात की उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, यू कैन जस्ट टेल। लेकिन जो चैनल्स हैं मैंने वो देखा है कि वो जो है ना वो रूटीन के जो शोज़ वो हो रहे होते हैं, जो उनको प्रोड्यूस करने वाले या उनके बारे में रिसर्च करने वाले या उनको सारा डायरेक्ट करने वाले, चूँकि वही लोग होते हैं न्यूज़ के, तो वो उसी पॉड का बेसिकली फॉर्मेट का नाम है कि जो है ना एक कैजुअल थोड़ा सा उसको करें और एक थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से। असल में जेनजी जो है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो एडवर्टाइजर्स का भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक तरफ जो है वो 30 सेकंड्स की और 90 सेकंड्स की रील सिर्फ वायरल हो रही हैं, लॉन्ग फॉर्मेट लोग नहीं देख रहे, बुलेटिन लोग नहीं देख रहे, बड़े बड़े खबरनामे लोग नहीं सुन रहे। उसी टाइम क्लिप चाहिए, वो क्रक्स मिल रहा है उनको, उन्हें वो क्लिप चाहिए, उन्हें रील चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे आप ये देखेंगे हैरानकुन तौर पे कि बड़े सीजन भी लोग देख रहे हैं, अगर क्वालिटी का काम है, बड़ी मूवीज़ भी देख रहे हैं। आजकल एक ड्रामा वायरल हुआ है, उसका पूरा हफ्ता वेट करते हैं, कोई पॉडकास्ट अच्छी है वो भी पूरी देखते हैं। तो जेनजी के जो बिहेवियर्स है ना वो बड़े वेरी कर रहे हैं। हाँ जी,
तो ये जेन ज़ी की एक बहुत बड़ी बात है कि वो मसनूई लहजे को पसंद नहीं कर रहे। मेरा भी चूंकि मीडिया बैकग्राउंड है, मीडिया बैकग्राउंड के अंदर जाते ही हमें गाड़ी उर्दू सिखाई जाती है और वो बोले खास अलग से ये वाली तो खास प्रोनाउंसिएशन है खास तरह की। तो पॉडकास्ट के अंदर वो गैर मसनूई अंदाज में जिस तरह दो दोस्त ढाबे पे या ड्राइंग रूम में बैठे हुए और एक अनफिल्टर्ड, एक बिल्कुल ही कैजुअल, एक इनफॉर्मल डिस्कशन किस्म की आपकी गुफ्तगू होती है, दैट्स व्हाट पीपल लव। बिल्कुल। सो ये बेसिकली पॉडकास्ट का जो है वो है। अच्छा फजान, एक और सवाल। अब अच्छी चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप या इन चीज़ों को भी इन पॉडकास्ट के थ्रू किया जा रहा है, इनकरेज, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक कमर्शियल एलिमेंट भी आया है कि आप यू नेवर नो कि कौन किस एजेंडा के ऊपर कर रहा है कोई काम, और इंटरव्यू हो रहा है, आपको नहीं पता कि किसने किसके लिए क्या पे किया है, यू हैव नो आइडिया। उसको फिल्टर करना है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट एट द सेम टाइम वी नो फ्यू ऑफ देम, हमें पता है, और आप भी जानते होंगे अपनी इंडस्ट्री में कि दे आर एजेंडा बेस्ड थिंग्स या कंटेंट जो मिल रहा है, एंड दैट्स somehow मुझे लगता है वो एक परसेप्शन लोगों का सेट कर देता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक टॉपिक और मे बी अ पर्सन और अ ह्यूमन बीइंग। सो हाउ डू यू सी कि जो कमर्शियलिज्म का फैक्टर है इसको भी मॉनिटर होना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल मॉनिटर होना चाहिए, और उसके लिए भी सबसे बेस्ट मॉनिटर जो है ना वो ऑडियंस ही है। अभी आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों में पंजाब गवर्नमेंट का एक वो आया हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी है, इशू भी बना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को पे किया गया। तो वो किसी ने बताया नहीं था कि पे है, ना ही उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन ऑडियंस ने उसको जज कर लिया और वो उल्टी पड़ गई। वो जो है वो एंटी मार्केटिंग होगी उसकी बहुत ज़्यादा। तो ये ऑडियंस को जज करती है। लेकिन इसमें बहरहाल दो चीज़ें हैं। एक तो क्रिएटर इकोनॉमी को समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्रिएटर्स के पास जो कमाने के जो ज़राए हैं वो दो हैं। एक तो मोनेटाइजेशन है, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर भी हमने इस पर बात की थी बहुत जगहों पे कि फेसबुक का ना ऑफिस है, ना पेपाल है, ना हमारे पास कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। तो मोनेटाइजेशन सिर्फ यूट्यूब की है। हालांकि हमारे हमसाए ममालिक में और बहुत सारे ममालिक के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन आ चुकी हुई है, लोग कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से रील से कमा रहे हैं। तो हमारे पास बहरहाल जो दूसरा ऑप्शन है वो ब्रांडेड कंटेंट का ही है, लेकिन उसके अंदर फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप मिसलीड ना करें, आप जेन्युइन चीज़ों को ब्रांड करें, जेन्युइन चीज़ों के बारे में बताएं। अगर कोई खाना पीना है या कोई रियल स्टेट का प्रोजेक्ट्स है, रियल स्टेट के बहुत से लोगों ने उसको स्कैमर्स को और बहुत से ऐसे लोगों को जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, हवा बेच रहे थे, उनको अपनी पॉडकास्ट में बिठाया। आज वो सरफेस पे भी नहीं है। उनकी ऑडियंस ने उनसे इंस्पायर होकर जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो जो एक खाली ग्राउंड पे खड़े होकर एक बता रहे थे कि जी 17वें फ्लोर पे आपका पेंट हाउस बनेगा, वो किधर है पेंट हाउस? आपने उनको प्रमोट किया, आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया, आपने वर्ड ऑफ माउथ बने, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और बहुत से ट्रेडिंग के ऐप्स हैं, और आजकल एक बहुत बड़ा, मैं आपको बल्कि आपकी बात से मुझे याद है, इस हफ्ते हमें सबसे ज़्यादा कॉल बैटिंग ऐप्स की आ रही हैं। 4 कॉल्स आई हैं कि बैटिंग ऐप्स हमें बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं, मतलब वो हमारे पूरे साल का खर्चा शायद उससे निकल जाए कि आप इसको एक दफ़ा प्रमोट कर दें, अपनी पॉडकास्ट के अंदर 40 सेकंड का ऐड चला दें। लेकिन मैं स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन के अंदर हैं और हम इसी जो रिलेशनशिप को जो है वो एंजॉय करते हैं, और ऑडियंस हमें इसी बात के लिए फॉलो करती है, सपोर्ट करती है। तो हम इस तरह प्रमोशन नहीं कर सकते, चाहे उसके जो कुछ भी उसके मोनेटाइजेशन है। तो आई थिंक ऑडियंस को ये जो किरदार है अपना वॉच टॉक का, वो ज़रूर देखना चाहिए, जज करना चाहिए। और क्रिएटर्स को भी बहुत से लोग, अब चूँकि आपने खुद बताया कि बच्चे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो अगर बैटिंग आपको प्रमोट करेंगे और खुल्लम खुला उसकी इश्तिहारबाजी होगी तो फिर तो अखलाकियात का जनाजा निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अभी हम लीगल एस्पेक्ट्स की, एवेन्यूज़ की भी बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी कहा कि ये आप 10 लोगों को रब्ता किया है तो 4 ने इनकार किया होगा, 6 शायद तैयार भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये चीज़ भी तो मॉनिटर करने की ज़रूरत है फौजान कि हमारे पास इस तरह के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर है भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, तो उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। बिकॉज अगर आप एक 10 मिलियन के अकाउंट पे आप फॉलोइंग देख रहे हैं, चलें 2 मिलियन तो लोग उसमें ऐसे होंगे ना जो फॉलो करेंगे, जिस बंदे को वो सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उसकी बात को समझेंगे भी और करेंगे भी। सो इसमें लीगल एवेन्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि इस बार में कोई लेजिस्लेशन है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारी हुकूमतें जो है ना वो फायरवॉल की तरफ बड़ा तवज्जो देती हैं, इंटरनेट बंद करने के ऊपर उसको सोल्यूशन करार देती हैं। ये सोल्यूशंस नहीं है। अगर आपने इसको लीगलाइज करना है या कोई और तरीके से करना है तो इसके ऊपर अथॉरिटी बन सकती है। इसके ऊपर कोई, जैसे आपके यहाँ कैमरा है तो हमारे यहाँ तो कोई बॉडी नहीं है जो हमारे पर वॉच लग रखे, हमें कोई नोटिस भेजे या कोई चीज़ें, कोई ना कोई बॉडी ज़रूर होनी चाहिए, या कम से कम सर्टिफिकेशन इस पे अंदर हो सकती है। बल्कि हमारे
हमारी लास्ट पॉडकास्ट में सुहेल वड़ाई साहब ने ये तजवीज़ दी कि अगर हमारे यहाँ पैमरा तो आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट लेके कोई बंदा करे, वरना तो जिसका दिल उठता है अपने मोबाइल उठाता है और कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं, लोग उसको बाय भी करना शुरू हो जाते हैं, अपने खाम खा की चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट का किरदार बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है। हमें जो वजारत इत्तलाहात है वो इंटरनेट की बंदिश का स्लो होने का तो है बताने आ जाते हैं कि VPN की वजह से हो रहा है। तो नहीं, एक और स्टेटमेंट, सॉरी फजान, एक और स्टेटमेंट मुझे दोबारा याद आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए स्लो हो गया। एक ही वाईफाई से इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्लो। आई हैव नो आइडिया। ये हमारी IT मिनिस्टर ने कहा है, मतलब माशाल्लाह आप सोच सकते हैं। IT मिनिस्टर शायद ये सोच रही होती है कि उनके सामने जो लोग बैठे हैं सिर्फ वही सुन रहे हैं, जो कैमरे के पीछे शायद कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो आई थिंक IT मिनिस्टर जो है ना वो 2-3 हिस्सा के ब्लंडर्स कर चुकी हुई हैं। उनको ये ज़रा डिजिटल की तरफ आके देखना चाहिए कि ऑडियंस क्या कह रही है, लोग जो सुनने वाले हैं उनके बारे में क्या। आपको लोगों को भी तो जाहिर है इंटरनेट की बंदिश हो, स्लो होना हो, ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स चला रहे हो, आप लोगों को बड़ी डिफिकल्टी है और बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस या काम है जिस पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही, और हमें ज़रूरत है कि हमारे यहाँ भी फेसबुक का ऑफिस हो। हमारे हमसाया ममालिक के अंदर जो है वो फेसबुक का ऑफिस है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको ऑफिस है। यहाँ पे उनको फैसिलिटेशन कोई नहीं है। जो बहुत से फॉरनर्स हैं जो इसके कोरियन कोई किसी को ऑनर है, टिकटॉक के चाइना में अगर बैठे हुए हैं या कोरिया के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आते हुए घबराते हैं। ना उनका ऑफिस है, ना उनको आने में कोई फैसिलिटेशन है, ना ही वो यहाँ से क्रिएटर को मिलने में कंफर्टेबल है। तो इंटरनेट नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ नहीं है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि उनको फैसिलिटेट क्या करेंगे? हाँ ऐसा ही है। तो ये क्रिएटर्स के बड़े सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं, स्पेशली जिन लोगों ने अपनी सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से किसी और के वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बने, सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से अपने चैनल्स को बिल्ड किया और इस काबिल बनाया है आज के वो इससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। वो लोग सख्त परेशान है कि अगर हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चलेगा तो हमारे पास इस वक्त अल्टरनेट कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 से 6 साल इस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडस्ट्री के वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जिसके ऊपर वाइट कॉलर 9 to 5 जॉब मिले। हमारे पास यही काम है और हम यही करना चाहते हैं और अब कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा या उसके ऊपर बंदिशें होंगी या फायरवॉल नामी कोई चीज़ होगी जिसका अभी कुछ पता नहीं लग रहा कि वो है या नहीं है, तो ये क्रिएटर्स के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। अच्छा, अभी आपने बात की कि ज़ाहिर है लोग करना चाहते हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स की आदत है। उन्हें लगता है कि हम रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा क्लिप चाहिए, ऐसी कोई बात चाहिए जिससे हम मशहूर हो जाएं और हम रेलेवेंट हो जाएं। ये जो शॉर्टकट का आइडिया अब बहुत ज़्यादा है, जेनजी में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोगों को मेहनत नहीं करनी, टाइम नहीं देना अपने करियर को या किसी भी चीज़ को, दे वांट शॉर्टकट्स इन देयर लाइफ। ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिखाते हैं कि मैं एक वक्त पे बाइक पे था और अचानक रातों रात में आज इस गाड़ी के ऊपर हूँ, जो रेंट की गाड़ी उन्होंने ली हुई होती है और वो शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं, इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन शॉर्टकट्स वाले जितने भी हैं आप देखेंगे कि वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे ज़मीन पर पटखा जाता है उन्हें। तो उनको भी देखना चाहिए, उनके अंजाम को भी याद रखना चाहिए। उनकी जर्नी सब देख रहे होते हैं, उनके डाउनफॉल को कोई नहीं देख रहा होता। और बल्कि यहाँ से पॉडकास्ट रेलिवेंट की बात मेरे जहन में आई है, आजकल ना बहुत से लोगों को नई नई पॉडकास्ट शुरू करने का बहुत शौक है। तो लेकिन अच्छा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब हम बिल्कुल ग्रेजुएट होकर निकल रहे थे ना तो बहुत से लोग कहते हैं यार फूड का बहुत बिजनेस है, तो चाय खाना खोलते हैं, ढाबे बहुत खुल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं। तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि यार जितने ज़्यादा खुल रहे हैं ना उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं। बंद हुए कोई देखता नहीं है, तो पॉडकास्ट भी जितनी शुरू हो रही हैं उससे ज़्यादा बंद हो रही हैं। तो बंद हुई भी पॉडकास्ट को कोई नहीं देख रहा कि वो क्यों बंद हो रही है। आई थिंक इसके अंदर बहुत एक बड़ा आपको जो है ना एक सब्र, एक पेशेंस चाहिए होती है। पॉडकास्ट क्रिएट करने का जो अमल है वो पेशेंस मांगता है, शॉर्टकट इसके अंदर नहीं है। शॉर्टकट वाला इंसान कोई पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएशन या क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन कभी नहीं कर सकता। शॉर्टकट वाला इंसान जो है ना वो प्रैंक्स या फिर मोबाइल से हेलो गाइस ही कर सकता है। ये पॉडकास्ट की एक वेल रिसर्च, एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, डिस्कोर्स समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और पॉडकास्ट की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि अभी जो जेनजी की हमने बात की, जो 90 सेकंड के रील में सब कुछ समझना चाहते हैं, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ और नज़रियात और फिलोसफीज़ ऐसी हैं जिनके लिए आपको घंटा 1.5 घंटा बैठ के उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब किताब तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम लोग खुद भी नहीं पढ़ते, डिजिटल एज के बाद टेम्परामेंट नहीं है। लेकिन अगर अहले इल्म को अपनी पॉडकास्ट के अंदर बिठा लें तो मेरा तो एक ख्याल है कि 1.5 घंटा आप किसी की सोहबत में वक्त गुजारते हैं। जिस तरह किसी भी अच्छी महफिल में आप बैठते हैं तो 1.5 घंटा 1 घंटा अगर आपने पॉडकास्ट देखी है तो आपने उस महफिल में वक्त गुजारा है। तो इसमें मैं फेलो क्रिएटर से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ और मेरा एक बड़ा फियर है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत आइंदा 5 से 10 सालों में ऑब्वियसली बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो ऑब्वियसली हमारे दरमियान में नहीं होंगे। तो मुझे पिछले 5 से 10 सालों में बड़ा एक रिग्रेट है कि यार वो वाले जो अंकल थे या वो वाले जो फलां रिश्तेदार थे, काश वो पॉडकास्ट पे आए होते, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते, अपनी एवोल्यूशन जर्नी शेयर की होती तो बहुत अच्छा हो सकता था।
तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ, और मैं खुद भी अपने लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और बाकियों को मैं चाहता हूँ कोई रियल इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो पॉडकास्ट के अंदर आएँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और जो अंकल्स बैठे हुए सुन रहे हैं, सर आप भी प्लीज़ कैमरा उठाएं और कैमरे के सामने आएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें। क्योंकि अगर आप नहीं आ रहे तो बहुत गलत किस्म के लोग आ रहे हैं जो फेक सक्सेस स्टोरीज बेच रहे हैं, शॉर्टकट्स बता रहे हैं कि हम यहाँ से उठे और यहाँ तक पहुँच गए, रातों रात अमीर हो गए, रातों रात मशहूर हो गए। और जो आपने इतनी स्ट्रगल की हुई है, आप अखबार पढ़ के जो है वो अपनी वॉक पे निकल जाते हैं। आप आएँ, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमारी पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ये बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, इन द एंड कोई ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत जिसकी आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने उसकी पॉडकास्ट करनी है? ऐसा अभी तक तो नहीं है। आजकल वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए ख्वाहिश है कि अगर वो हमारी गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर पाए कि वो सोशल मीडिया क्रिएटर के साथ उनको बिठा सके तो वो ज़रूर पॉडकास्ट करें। बेशक हमारे साथ ना करें लेकिन उनको पॉडकास्ट के फॉर्मेट पर ज़रूर लेके आएँ। और आई थिंक उनके पाकिस्तान आने की एक वजह शायद गुज़श्ता दिनों में होने वाली एक पॉडकास्ट भी है, तो पॉडकास्टर को ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और जो रियल इंटेलेक्चुअल पीपल हैं लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक है, इस तरह के उनको आना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच फजान, बहुत शुक्रिया जनाब। आज पॉडकास्ट का आलमी दिन है, हमारे साथ अहमद फजान मौजूद थे, अपनी पॉडकास्ट भी चलाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट है, आप इनको ज़रूर देखें और आपको आइडिया होगा कि इस तरह का कंटेंट हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सो मच नेगेटिविटी अराउंड अस, हमारे पास ऐसा कुछ अच्छा नहीं है जिसको हम एक्सपीरियंस करें। बट अगर आप अच्छी चीज़ें या अच्छी लर्निंग्स ले रहे हैं किसी चीज़ से तो वाई नॉट। सो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, आपको पता है क्रिकेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, कभी हम अच्छी बात करते हैं लेकिन बहुत अरसा हो गया हमने क्रिकेट पे अच्छी बात नहीं की है क्योंकि कुछ अच्छा हुआ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी कुछ इतना खास अच्छा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने कौमी टीम के जो सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। अपने एक्स पे जो उनका जो ट्विटर अकाउंट, जो एक्स ट्विटर है, उस पे उन्होंने अपने फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरक्की में किरदार अदा करने पर फ़ख्र है और वो ये भी कहा कि मुझे अपने टैलेंट, जो खिलाड़ी हैं उनके टैलेंट पे पूरा भरोसा है, यकीन है। जबकि ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ और एक कोच के दरमियान नाकिस कारकर्दगी के बावजूद क्रिकेटर्स को मौका देने पर इख्तलाफात हुए। कोच तब्दीलियों के हक़ में नहीं थे, तसलसल के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने नए खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर दिया और इन्हीं खिलाड़ियों को मौका देने से जो तासुर है वो अच्छा नहीं गया और बिलाखिर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए मोहम्मद यूसुफ। ये इख्तलाफात दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई और जो रेजिग्नेशन है या उसका ऐलान जो है वो जिस तरह से मोहम्मद यूसुफ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किया, इस हवाले से भी बात करेंगे और चैंपियंस वनडे कप के हवाले से भी बात करेंगे। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद है। शमशेर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शमशेर, ये जो कल साबिक कप्तान और कौमी टीम के जो सिलेक्टर थे मोहम्मद यूसुफ साहब, इनका इस्तीफ़ा आया, क्या कहेंगे इस्तीफ़े के हवाले से? देखें, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना था, जो मई में पाकिस्तान ने खेला था T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। उसके बाद जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई, यूएसए के हाथ मैच हारना बहुत शर्मिंदगी का बायस बनी पाकिस्तान की टीम। तो मोहम्मद यूसुफ मुसलसल आज की तारीख तक ट्रबल में थे, उनको प्रेशर दिया जा रहा था, उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोशिश की जा रही थी, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ली जा रही थी। मोहम्मद यूसुफ एक ब्रांड का नाम था। जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते थे तो वो एक ब्रांड के तौर पे आपके सामने आए थे। वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि जी मेरी कोई पर्सनल रीजंस है, उसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। व्हाट्सएवर इट इज़, उन्होंने जो भी रीज़न दिए या जो भी रीज़न थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। देखें, ये जो आपके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, जो पुराने हैं, जो हमारे दौर के हैं, ये हमारे कौम के असासा हैं। इनको आप अपने साथ ले के चलेंगे ना तो आपकी कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी। इनमें और आजकल के क्रिकेटर में फ़र्क ही यही है कि वो सोशल मीडिया की कौम नहीं है, ये सोशल मीडिया की कौम है। कल मैं एक फ़ोटो देख रहा था, बाबर आजम, शान मसूद गाड़ी में बैठ के जा रहे थे कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही तो हम लोग बड़ा एंजॉय, मतलब कि ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे नहीं आती हैं कि मतलब कि आप ऐसे, वो भी तो इंसान है। देखिए, इंसान है लेकिन होगा उनका भी राइट लेने का, जाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये हरकतें ना करें,
बट ये है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको एक लिमिट के अंदर, एक बबल के अंदर रहना होता है, अपना इमेज मेंटेन करना होता है। ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने ये इमेज बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई थी। आपको ये बहुत बड़ा लॉस है कि मोहम्मद यूसुफ जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी में अब नहीं है। इससे पहले अब्दुल रज़ाक को आपने गवाया, उससे पहले आपने वहाब रियाज को गवाया। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन आएगा? अब मसला एक और भी है ना कि हमारे पुराने क्रिकेटर्स आना भी नहीं चाहते पीसीबी पे। अच्छा, अभी आपने जिन 3 लोगों का नाम लिया, इनके होने पे भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ात। देखिए, इनके होने पे एतराज़ नहीं था, इनके फैसलों पे एतराज़ था। वही ठीक है। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आपने किस किस्म की टीम सेलेक्ट करके पेश करनी है टूर्नामेंट्स के लिहाज से। आप लोगों को ये नहीं पता लग रहा था कि आपकी टीम पर कितनी लोड है, उनको कितना रेस्ट देना है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी का जो बेसिकली जो उनके फ्राइज होते हैं ना, वो सिर्फ टीम सेलेक्ट करना नहीं होता, उन्होंने देखना होता है कि कौन सा प्लेयर जो है उस पर कितना वर्कलोड है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके लिहाज से उसको टीम में लेके आते हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो आपके पुराने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा खेला हो या वनडे में अच्छा खेला हो, उनको सामने लेके आए। अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली, इसमें आपका स्पिनर ही नहीं था। मतलब अब सारे लोग ये शोर मचाने लग गए हैं कि आपका स्पिनर ही नहीं है, यानी कि सिलेक्शन कमेटी में उनको यही चीज नहीं थी कि उनको ये नहीं पता था कि आपने कोई स्पिनर भी ऊपर लेके आना। पता नहीं था या है नहीं हमारे पास? है ही नहीं ना, बनाए नहीं ना आपने। जैसे वकार वसीम और शुएब अख्तर ने, इमरान खान ने इनको बनाया, इन्होंने फिर नीचे वाले क्रिकेटर्स बनाए। और ये जो क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी हो गए, जो बड़े बड़े नाम ले लेते हैं। क्रिकेट में अब इमरान खान नहीं है तो अब कोई किसी को तो वो करना है ना, रोल अदा करना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जैक्टली आपके वाला पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, किसी को रोल अदा करना है। देखें, आप एक टीम बनाते हैं, उसके नीचे अपने नीचे लड़के तैयार करते हैं, और लड़के आते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको समझाते हैं। ये जो मौजूदा टीम है इस टाइम, जो सिलेक्टेड टीम है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की हुई है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इनका फ्यूचर क्या है। ये अपनी जिम्मेदारियों से निकल पा रहे कि ये तो उन बेचारों को भी तो नहीं पता उनका फ्यूचर क्या है, किसी को क्या पता होगा। क्योंकि आप देखें शमशेर, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे आपसे ही राय लूंगी कि एक प्लेयर है, वो एक मैच में खेला, उसने परफॉर्म नहीं किया, चले आपने उसको मुश्किल से दूसरा मैच दे दिया, आपने उसको चेंज नहीं किया, रिप्लेस बेंच से बंदा उठाया नहीं किया, उसने दूसरे मैच में नहीं खेला, कोई बात नहीं, वो प्लेयर है। तीसरे मैच में वो आपको नजर नहीं आएगा, तीसरा मैच छोड़ देना, आपको अपनी सीरीज में नजर नहीं आएगा। जब इतनी अनसर्टेनिटी होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लेयर डेडिकेटेड होकर खेलेगा? यही आपका पॉइंट मैं उठाता हूँ। यहाँ पे आता है मैनेजमेंट का रोल, ठीक है, यहाँ पे आता है। अब सिलेक्शन कमेटी हो गई या आपके एनसीए में जितने भी जो सिलेक्टर्स बैठे हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट का हिस्सा है सारे, ठीक है। अब आप कह रही हैं कि जी एक सीरीज में प्लेयर खेला, अगले मैच में आपको नजर नहीं आएगा। बांग्लादेश की सीरीज में आपको साजिद खान ऑफ स्पिनर नजर नहीं आया, नुमान अली नजर नहीं आया, जो अब इंग्लैंड की सीरीज में सिलेक्ट हो गया। क्यों? मतलब वजह बताए ना, कंसिस्टेंसी नहीं है भाई। देखिए, एक अच्छा फैसला इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ने ये किया है कि इन्होंने शान मसूद को 6ठे टेस्ट मैच के लिए कप्तान बनाया। अच्छा किया है। शान मसूद लास्ट 5 टेस्ट मैचेस के कप्तान थे, 5 मैच पाकिस्तान हारा, 3 इंग्लैंड से हारा, 2 बांग्लादेश से हारा, ठीक है। अभी आपने उसको दोबारा कप्तान बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ को ठीक करने के लिए। शान मसूद, मैं बड़ा होपफुल हूँ शान मसूद के वो इंग्लैंड की सीरीज में कुछ बेहतर करेंगे। एक ये सिलेक्शन, अच्छा, अब सॉरी, ये टाइम देना, ये क्राइटेरिया किसने सेट करना है कि एक प्लेयर को इतना टाइम रिक्वायर्ड है? अगर वो 5 मैसेजेस आपने कहा शान मसूद ने नहीं किया परफॉर्म, 6ठे में कर दे, अगर वो 6ठे में नहीं करेगा, एक टाइम स्लॉट होना चाहिए ना किसी के पास कि ये तो या तो वो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहा और या आप उसको मौका दे रहे हैं। आप उसको अगर मौका भी नहीं दे रहे और आप उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करे, तो हाउ कैन यू डू दैट? देखें, जब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है चीज़ को ठीक करने के लिए। बिसाइड्स कि आपके पास मार्जिन बहुत थोड़ा होता है कि आपने सबके पूरी दुनिया के सामने आप पेश हो रहे हैं ना, आपका मार्जिन बहुत थोड़ा होता है परफॉर्म करने का। लेकिन आपने शान मसूद को 6ठे टेस्ट के लिए कप्तान बनाया। देखिए, आपके पास फिर वही बात आ गई ना, ऑप्शन नहीं है कप्तान की आपका टेस्ट मैचेस की। कौन है? आप मुझे बताएं, आप भी क्रिकेट देखती हैं। शान मसूद के अलावा आपके पास कोई टेस्ट सीरीज के लिए कोई कप्तान है जो आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा के दे? आपको इंग्लैंड लास्ट टाइम पाकिस्तान में आपके 3-0 व्हाइट वॉश करके गई है और बीच में 20 लगा गई है। अब इंग्लैंड की सीरीज से पहले आपने चैंपियंस कप करा दिया। चैंपियंस कप का मुझे कुछ तुक बता दें कि क्या तो क्या कराने का, क्या हासिल हुआ आपको चैंपियंस कप कराने का? आपने सिर्फ बाबर की एक सेंचुरी देख ली, छक्के चौके देख ली, इसके अलावा क्या मिला आपको चैंपियंस कप से? बिसाइड्स कि आप इसको पूरी टीम को आप इंग्लैंड की सीरीज के लिए रेडी करते हैं, आप उनको बताते, ये यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आती है, वो सिलेक्ट करती है प्लेयर को, शॉर्टलिस्ट करती, देखती कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये जो सारी जो चीजें ना, ये आसपास, ये क्रिकेट की टीम के आसपास जो घूम रही हैं, ये सिलेक्शन कमेटी की वजह से घूम रही हैं। अब एक और सिलेक्शन कमेटी भी छोड़ दें, अब एक पूरा सिस्टम है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें एक चेयरमैन होता है और उसके बाद फिर उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ वहाँ वो सब लोग एक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि किसने क्या करना है। जब हमारे चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं
कि टीम में सर्जरी होगी। वो सर्जरी क्या हुई किसी को नहीं खबर हुई नहीं। उस सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद जो हालात हुए इस टीम के वो हम सब ने देखे। ये टीम हमारे पास बहुत अच्छा टाइम भी हमने क्रिकेट का देखा और हम हमेशा देखते आए हैं, बट शमशेर डोंट यू थिंक कि ये अब टाइम वाकई इट्स अ हाई टाइम कि वी शुड सीरियसली थिंक कि हम अपनी टीम के साथ अपने क्रिकेट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? देखिए हाई टाइम तो तभी आ गया था जब आप यूएसए से मैच हारे थे। हाई that टाइम was तो the तभी आ गया था, alarming time, मतलब 2007 में आपको आयरलैंड ने वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया हरा के, फिर आपको अभी ये 2024 में आप यूएसए से मैच हारे। मैं बाकी टीमों की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है, मैं सिर्फ यूएसए की बात कर रहा हूँ। देखें सबको पता है कि टीम के क्या हालात हैं, सर्जरी करनी है, ये इस तरह के वर्ड जो बोलते हैं ना सर्जरी करनी है, वो सर्जरी नहीं हुई, ये वर्ड्स छोड़ के आपको प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, आपकी मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, टीम के प्लेयर्स को सामने लेके आना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंसेस को आपको स्टैटिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा, जो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंट। अब देखें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इनकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन हो गई हैं? आपके प्लेयरों पे वर्कलोड ही इतना ज़्यादा है, वो फ्री ही नहीं हो रहे, रेस्ट आप उनको नहीं दे रहे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? आप उनको कंसिस्टेंट क्रिकेट खिला रहे हैं पिछले 2 सालों से, आप उनको बिठा के अब देखें बांग्लादेश की सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जिसमें आप इन प्लेयर्स को बिठाते, आप नए प्लेयर्स को ट्राई करते जो इंग्लैंड की सीरीज के लिए रेडी होते, फिर अब इनको भी रेस्ट मिलता, बड़े प्लेयरों को, ये इंग्लैंड की सीरीज फ्रेश होकर खेलते। बीच में आप क्या ले आए? चैंपियंस वनडे कप, प्लेयर रेस्ट में नहीं है, वर्कलोड इतना ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। शाहीन शाह अफरीदी 145 से वो 120 की बॉलिंग करा रहे, मतलब शाहीन शाह अफरीदी जो आईसीसी के पैनल पे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर बन चुका हुआ है पिछले साल में और उससे पिछले साल में भी, वो 121 की बॉलिंग करा रहा है। आई एम सो सैड अबाउट इट एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एम ए क्रिकेट लवर। मुझे शायद सेंस इतनी ना हो लेकिन मैं क्रिकेट बहुत शौक से देखती हूँ, बट जब भी इस तरह की खबरें इस तरह की बातें हम करते हैं हमें खुद अफसोस हो रहा होता है एज अ क्रिकेट लवर कि ये क्यों हम बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम को लेकर। अच्छे काम हैं, अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं करें। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद थे जी। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस पर हम करते रहेंगे। मैं आपको अभी कुछ इंटेंस गुफ्तगू के बाद म्यूज़िक के हवाले से बताऊंगी। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आर्टिस्ट जो हैं अपने मुख्तलिफ जो जगहों के ऊपर जेस्चर्स के थ्रू गैर सगाली जो मोहब्बत के पैगामात हैं वो भेजते रहते हैं। और आपको पता है कि जी लोगों के दरमियान मौसीकी ने सकाफ़त को जोड़ने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। दिलजीत दोसांझ जी आपको पता है पंजाबी बड़े मशहूर सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। अभी रिसेंटली वो अपना टूर कर रहे थे, इंडिया का भी और मुख्तलिफ इंटरनेशनल टूर्स थे। उसमें एक टूर के ऊपर उनको पाकिस्तानी अवाम से उन्होंने अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून को तोहफ़ा भी दिया। ये जो उन्होंने मैसेज दिया कि इंडिया हो या पाकिस्तान, हमारी मोहब्बत जो है वो इसी तरह से रहेगी दोनों से।